छोटे टाउन्स में, गाँव में अपॉर्चुनिटी इतनी है कि जो इन्वेस्टर भी है ना, वो कहता बॉस मुझे अब इन चीजों में इंटरेस्ट है। और ग्रांट का एडवांटेज क्या है, आपको पैसे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई शेयर नहीं लिया, सिर्फ Right, पैसे दिए, आपको पैसे रिटर्न भी नहीं करने, ये ग्रांट है। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आपने स्टार्टअप शुरू किया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, रजिस्टर करवा DPIIT के साथ 80,000 के करीब कंपनीज रजिस्टर हो चुकी हैं स्टार्टअप्स, और रजिस्टर होने में प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप रजिस्टर हो जाओ तो सारी की सारी स्कीम्स आपको पोटेंशियली एप्लीकेबल। हाय दोस्तों, द वीवीसी शो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन ले आया हूं आपको जिंदगी के लाइट हाउस शो यानी द वीवीसी शो में। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर ध्रुव नाथ, जो एक IITian दिल्ली हैं, MDI गुड़गांव और NIIT जैसे बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के साथ एज ए प्रोफेसर काम कर चुके हैं। ही इज अ इन्वेस्टर एंड ही इज अ ऑथर ऑफ 2 बुक्स ऑन फाउंडर्स एंड स्टार्टअप बिजनेस। उनकी किताबों का नाम है द ड्रीम फाउंडर एंड फंडिंग योर स्टार्टअप। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो द VVC शो। थैंक यू विक्रम, थैंक यू सो मच। So sir, it's long awaited show. We have been looking for you. आप कभी हमारे शो पे आए और अपनी नॉलेज और जितने भी आपने स्टार्टअप के बारे में इतने साल स्टडी किया है और जो बुक्स में अपनी उतारा है, इसको साझा कर सकें। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू फॉर दिस सर। विक्रम, ऐसा है, मैंने जो सीखा है ना स्टार्टअप्स के बारे में, वो जो यंग फाउंडर्स हैं उन्हीं से सीखा है। बहुत सालों से सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा है उनसे। और मैं जो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं जितना हो सके, आई वुड लाइक टू शेयर दैट बैक विथ यंग फाउंडर्स सो दे कैन लर्न फ्रॉम देम। तो बेसिकली यही मैं करता हूँ, बच्चों से सीखता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ। दैट्स ग्रेट ऑफ यू सर। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा सर कि प्रोफेसर ध्रुव नाथ जब IIT दिल्ली गए एज ए स्टूडेंट, और आपकी बैकग्राउंड के बारे में सर समझना चाहूंगा। हाउ यू स्टार्टेड, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, आपका बैकग्राउंड क्या है सर स्टडीज का, और जैसे आप बॉर्न एंड पहुंचे यहाँ ब्रॉट अप भी, बॉर्न एंड ब्रॉट अप भी अच्छा। व्हाट एवर सर। वो तो बड़ी लंबी कहानी है, आप तो 65 साल पुरानी कहानी पूछ रहे हो। तो ऐसा है, मैं कलकत्ता में पैदा हुआ था बहुत साल पहले। एंड जब मैं कोई 12 साल का था, तो हम लोग एक्चुअली हिमाचल से हैं। तो मेरे फादर जो थे, उन्होंने कहा भाई बहुत साल नौकरी हो गई, अब मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ, मैं हिमाचल में जाके फार्मिंग करूँगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, हम तो वैसे भी छोटे थे, हमारी कोई चॉइस नहीं थी। तो हम जाके सोलन में सेटल हो गए। सोलन शिमला काफ़ी साल रहे, उसके बाद दिल्ली वापस आ गए। और दिल्ली आके मैं फिर IIT दिल्ली में गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी, बीटेक, और उसके बाद मैंने PhD करी कंप्यूटर साइंस में। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन रही है। उसके बाद 1977 में बीटेक किया और 82 में PhD। क्या बस, आप शायद उस टाइम पैदा नहीं हुए होंगे। इतना बहुत, मैं औरंगजेब के जमाने का हूँ। तो उसके बाद 20 साल तकरीबन मैंने NIT में काम किया, और NIT में मेनली मैंने जो काम किया वो कंसल्टिंग का था। हम लोग कंपनीज में जाते थे, बड़ी बड़ी कंपनीज में, नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, ग्लैक्सो, इनके लिए ना हम इनको स्टडी करते थे और इनको बताते थे जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, IT टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, वो इनको बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये हमने किया, काफी साल किया। उसके बाद एक दिन मूड आया कि भी बहुत हो गया, बिजनेस टारगेट्स बहुत हो गए, अब और नहीं चेस करने हैं, मैं तो प्रोफेसर बनूंगा। तो बीवी को समझाया, बीवी को समझाने में काफी टाइम लगा, पर उससे भी ज्यादा टाइम लगा मेरे इन-लॉज को समझाने में। उन्होंने पता क्या कहा कि दामाद पागल हो गया, अच्छी वाली नौकरी थी, बेटी की शादी उसके साथ कराई थी, अच्छी वाली नौकरी थी, अब कहा क्या दिमाग में कीड़ा घुस गया, प्रोफेसर बनेगा। खैर मैंने तो डिसाइड कर लिया था मैं तो बनूंगा। तो मैं प्रोफेसर बना, 19 साल के करीब प्रोफेसर बना, और ये MDI में था, MDI गुड़गांव में। और एक्चुअली जो स्टार्टअप्स की बात है ना, वो MDI में ही शुरू हुई, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, उनको पता था कि मेरा इंडस्ट्री का बैकग्राउंड है, मैंने बहुत बिजनेसेस देखी हुई हैं। तो उन्होंने कहा सर आप मुझे हेल्प करो,
हमने या तो स्टार्टअप प्लान करना है या स्टार्टअप ऑलरेडी शुरू किया है, हमको हेल्प करो, हमको एडवाइस करो। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो हम लोग हमारी ना एक ओपन एयर कैंटीन होती थी, वहाँ बैठ के चाय पीते थे, समोसे खाते थे और बढ़िया डिस्कशन होती थी, स्ट्रेटेजिक डिस्कशन। और वहाँ से मैंने इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर ली, क्योंकि इन बच्चों ने मुझे कहा सर आपने एडवाइस तो दे दी, अब पैसा भी दे दो। मैंने कहा ठीक है ले लो। तो मैंने इन्वेस्ट करना भी शुरू कर लिया। तो वहाँ से ये सब शुरू हुआ और बहुत मज़ा आया। बहुत कुछ सीखा इन बच्चों से, और वही जैसे मैंने आपको अभी बताया, वही मैं बाकी बच्चों को सिखाना चाहता हूँ, वही मैंने किताबों में लिखा है। So MDI गुड़गांव में सर, if I'm not wrong, this is one of the top institutes, MBA institutes of India right now. अगर IIMS के बाद देखते हैं तो टॉप इंस्टीट्यूट्स में जो आते हैं, टॉप 10 में या टॉप 15 में MDI गुड़गांव का नाम आता है। मैं उन सभी देखने वालों को बता देना चाहता हूं कि ये बहुत एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है जिसमें सर पढ़ाते रहे हैं। और सर NIIT का जैसे आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, NIIT आप बोल रहे हैं 1982 में यू कंप्लीटेड योर PhD, जब लोगों को एक्चुअली कंप्यूटर साइंस के बारे में हिंदुस्तान में शायद पता लगना शुरू हुआ होगा इनिशियली कि कंप्यूटर्स आए थे। और पहले ट्रेन रिजर्वेशन टिकट्स हुआ करती थी कि कंप्यूटराइज टिकट होगी, जो हमने सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में सुना था। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा बस। तो आपने एक वो ट्रांजिशन देखा है सर, जैसे मेरी जनरेशन में मैं बोलता हूं कि हमने लैंडलाइन से पेजर और पेजर से सेलफोन का देखा है, तो आपने कंप्यूटर्स देखा। और सर ओवर द ईयर पहले कंप्यूटर्स, फिर इंटरनेट के बाद जो अब स्पीड हो गई है सोशल मीडिया की, तो यू हैव सीन ऑल दीज ट्रांजिशंस। आपसे सर मैं ये समझना चाहूंगा, जो आज बच्चे हैं, स्टार्टअप एक बहुत हाइप वर्ड है, स्टार्टअप की सारे बातें कर रहे हैं, मेरे को अपना स्टार्टअप करना है। जो मैं अपने काफी इंटरव्यूज में बच्चों से बात करता हूँ या काफी फाउंडर्स के साथ मिलता हूँ, तो मैं बोलता हूँ स्टार्टअप तो शुरू से थे। जब हमारे पेरेंट्स अपना एक बिजनेस शुरू करते थे वो भी एक स्टार्टअप था, बट हाँ उस टाइम में फंडिंग नहीं होती थी, बूटस्ट्रैप ही होता था सब कुछ। तो सर थोड़ी सी कुछ इस बारे में बताएं, जो आज एक बच्चा आपको देख रहा है, जो नया आदमी कोई भी स्टार्टअप करना चाहता है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या फेजेस होते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें शेयर करें सर। देखो यार, ऐसा है, आपने वैसे ठीक कहा विक्रम के स्टार्टअप तो पहले भी थे। फर्क ये है कि आजकल एक तो टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, मतलब इंटरनेट यूज होती है, टेक्नोलॉजी यूज होती है, और दूसरा जनरली आज की एनवायरनमेंट में ना इनोवेशन बहुत जरूरी है। देखो एक जमाने में आप किराना शॉप खोल दो, किराने की दुकान खोल दो, वो भी तो स्टार्टअप ही है, लेकिन उसमें इनोवेशन कोई नहीं है। 1 लाख किराना की दुकानें होंगी शायद हिंदुस्तान में, पर आजकल जो स्टार्टअप हो रहे हैं उनमें थोड़ी यूनिकनेस बहुत जरूरी है। उसका एक बड़ा सिंपल रीजन है। देखिए आजकल ना जो भी बिजनेस हो रहा है उसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत ही बड़ा हाथ है। और उससे क्या हो रहा है मैं जरा समझाता हूँ। एक जमाना था, जब जैसे मैंने किराना शॉप की बात करी, एक जमाना था आपका कस्टमर सिर्फ आपके या तो आपके मोहल्ले में था या आपके शहर में था, आपकी लोकेलिटी में था, बस उसके आगे नहीं था। क्योंकि कस्टमर और जो वेंडर है, कस्टमर और जो दुकानदार है, उनको मिलना था। राइट सर। कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर है, दे हैड टू मीट। अब क्या हो गया है, इंटरनेट के आने से कस्टमर एंड जो सप्लायर है, दे कैन बी 10,000 माइल्स अवे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मिजोरम में स्टार्टअप चला रहे हो, थ्रू द इंटरनेट बंबई में वो आदमी आपका जो भी प्रोडक्ट है खरीद सकता है, चाहे वो इंटरनेट के थ्रू हो चाहे फिजिकल डिलीवरी हो। इस वजह से हुआ ये है कि जो स्टार्टअप शुरू करते ना इंटरनेट में, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्दी से ग्रो कर जाते हैं, बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं, क्योंकि उनके लिए मार्केट पूरा का पूरा इंडिया है। पहले मार्केट पूरा इंडिया नहीं होता था, पहले मार्केट होता था आपका मोहल्ला, आपका शहर, आपका टाउन, आपका कस्बा, जो भी है। आज की डेट में पोटेंशियली मार्केट बहुत ही बड़ा है, इसीलिए कुछ लोग हैं, कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स ऐसे हैं जो बहुत फटाफट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। और जो छोटे हैं वो छोटे ही रह जाते हैं, या अनफॉर्चुनेटली वो मर जाते हैं। सॉरी, फाउंडर नहीं मरते हैं, स्टार्टअप मर जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ग्रो करने के लिए, रैपिडली ग्रो करने के लिए थोड़ी यूनिकनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए पहले आप मान लो मिजोरम में थे या मणिपुर में थे, ठीक है,
आपका कंपेटिटर कहाँ था? मणिपुर में था। राइट सर। अब इंटरनेट के आने से आपका कंपेटिटर बॉम्बे में हो सकता है, गुजरात में हो सकता है, तमिलनाडु, कहीं भी हो सकता है। ठीक है ना? तो आपकी राइट सर। कंपटीशन सडनली बढ़ गई, इसीलिए थोड़ी यूनिकनेस होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं उस यूनिकनेस को एक नाम दूंगा, मैं उसको बोलूंगा एंट्री बैरियर। मतलब ओके सर। देयर हैज टू बी समथिंग इन योर बिजनेस जिससे कि आपका कंपेटिटर आके आपके इलाके में आके आपके कस्टमर्स को ले ना जाए, आपका मार्केट शेयर छीन ना ले, एंड इन द प्रोसेस आप मर ना जाओ। राइट तो सर। इनोवेशन एंट्री बैरियर जो है ना, ये बहुत ही जरूरी हो गया आज के जमाने में। 50 साल पहले ये जरूरी नहीं था, क्योंकि जो एक ही आप चीज सब कर रहे थे उस टाइम पे। सब कर रहे थे। सर इसके साथ जो आज हम बात करते हैं, ई कॉमर्स आने से जो फायदा हो गया, जो D2C प्लेटफॉर्म्स आ गए, फॉर एग्जांपल अमेजोन है, मंत्रा है। आपको प्रोडक्ट पहले किसी जमाने में FMCG हो या कोई भी हो, उसे अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए अगर आपके एरिया का एक टॉप दुकानदार है तो उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ता था कि सर प्लीज रख लो। वो उधार मांगता था उससे। हाँ, वो कहता था करेक्ट। अच्छा माल रख जाओ, तो बिकेगा तो पैसे ले लेना, जो ठीक कि है। आज की डेट में नहीं है। तो ये भी एडवांटेजेस है सर। बिल्कुल बिल्कुल एडवांटेज है। देखिए, एक बड़ी मेजर एडवांटेज क्या है, आप ई कॉमर्स की बात कर रहे हो, जो फिजिकल दुकान है, ठीक है, उसमें जगह जो है लिमिटेड है। राइट ठीक है, सर। तो कुछ आइटम्स आप रख सकते हो, लेकिन बहुत सारी ऐसी आइटम्स है जिनके लिए आपके पास जगह नहीं है। आप वही आइटम रखोगे जो बहुत बिकती है, ठीक नहीं बात तो है सर। आपका शेल्फ स्पेस स्टोरेज जो है इशू हो वो जाता है। पूरा का पूरा वेस्ट हो गया। ठीक है, अब क्या है, इंटरनेट के आने से पहली बात, जो दुकान है ना, जो पहले दुकानें होती थी वो प्राइम लोकेलिटीज में होती थी। अब मान राइट। लो दिल्ली में, मैं दिल्ली में हूँ, दिल्ली में साउथ एक्सटेंशन मार्केट में दुकान होती है। ठीक है, वहां पे आपको दुकान का रेंट बड़ा तगड़ा देना होगा। जी। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो, आपकी दुकान कहीं किसी गली में जहां कोई जा भी नहीं सकता वहां हो सकती है, राइट और सर। वहां आपको रेंट बहुत कम देना होगा। तो राइट सर। पहली बात, रेंट आपको बहुत कम देना होगा। दूसरी बात, बिकॉज यू आर गिविंग लेस रेंट, आप बड़ी दुकान रख सकते हो, क्योंकि कस्टमर तो वहां आएगा नहीं, आपको राइट सिर्फ सर। इंटरनेट से डिलीवरी करनी है। तो इसीलिए अब वहां पे आपका बड़ा सा वेयरहाउस हो सकता है, जिसमें आप जितना मर्जी, जितने मर्जी टाइप के प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टॉक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साउथ राइट सर। एक्सटेंशन की दुकान में, दिल्ली में, प्राइम लोकेलिटी में आप कम आइटम स्टॉक कर सकते हो, यहाँ आप सब कुछ स्टॉक कर सकते हो। तो आज की डेट में कस्टमर को जो चॉइस मिलती है ना, वो पहले से कहीं ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। आई मीन, आप अमेजोन पे जाओ, जो आप चाहो आपको मिल जाएगा। आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, जो चाहो मिल जाएगा, पहले नहीं होता था। तो जी। इंटरनेट से कस्टमर को ये बहुत मेजर फायदा हुआ, बहुत मेजर। और दूसरी बात ये है कि घर बैठे बैठे मिल जाएगा। मतलब मुझे बाजार जाना ही नहीं है, मैं घर बैठा हूँ, इंटरनेट पे मैंने ऑर्डर दिया, पेमेंट करी, और 2 दिन में डिलीवरी आ गई। अगर मुझे आइटम पसंद नहीं हो, कोई बात नहीं, रिटर्न कर दो, रिफंड मिल जाएगा। तो कस्टमर की लाइफ जो है ना, कंप्लीटली चेंज हो गई। सर कस्टमर रिटेन करना भी अपने आप में एक इशू हो गया है, क्योंकि इतने सारे लोग हो गए हैं आज, आपको प्राइसेस, ऑफर और उन सबको रिटेन करना। मैं जरूर ये समझता हूं कि जो आपकी बुक है द ड्रीम फाउंडर, इसके अंदर आपने सबको समेट के इन चीजों को जरूर प्रेजेंट किया होगा। और जो लोग हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं कि सर की जो बुक है प्रोफेसर नाथ की, द ड्रीम मैं फाउंडर, दिखाता भी हूं। एक yeah, ये है द so this ड्रीम is the फाउंडर। book and this is available on Amazon and all other platforms sir, where और ये आपको एक बुक उसकी शॉप्स है, में मिल जाएगी, फंडिंग और और फंडिंग स्टार्टअप। योर स्टार्टअप। तो जो पहली फंडिंग बुक सर, चाहता है उसके लिए ये है। तो पहली बुक सर, अगर आज मैं एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा हूं तो उसे द ड्रीम फाउंडर पहले पढ़नी चाहिए, फंडिंग से पहले? मेरे हिसाब से एक्चुअली मैंने फंडिंग और स्टार्टअप पहले लिखी थी, पर ओके। ये दो जो किताबें हैं ना, ये काफी रीजनेबली इंडिपेंडेंट है। मतलब राइट सर। देखिए, जो फंडिंग है वो आपको बताती है कि जी इन्वेस्टर क्या चाहता है, इन्वेस्टर किन किन चीजों को देखता है, और तब जाके पैसा डालता है। ठीक है, राइट सर। तो दूसरी किताब है ड्रीम फाउंडर, वो फंडिंग की बात नहीं करती, वो बाकी सब चीजों की बात करती है। फॉर ओके। एग्जाम्पल, वो बात करती है भी मार्केटिंग कैसे करनी है, सेल्स कैसे करनी है, आपको रिक्रूटमेंट कैसे करनी है, लोगों का ख्याल कैसे रखना है, राइट, एक जिसको नए हम कहते हैं ना स्टार्टअप। बिल्डिंग योर टीम, एटीट्यूड क्या होना चाहिए फाउंडर का। तो ये दो जो है ना, मैं इनको कहूंगा कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों ही चाहिए। आप किसी भी सीक्वेंस में पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सर जो फाउंडर की बात हम करते हैं, तो फाउंडर एक तो होता है सोलो फाउंडर जो होता है, एक होता है कि दो पार्टनर्स आते हैं, आपने और मैंने लेके शुरू किया बिजनेस, और एक हमारा प्लान शुरू होता है मोस्टली आइडिएशन से। तो कहते हैं ना, करेक्ट कुछ भी जब शुरू होता है तो पहले तो एक आइडिया आता है, फिर आपको करेक्ट। दो लोग चाहिए होते हैं जो लाइक माइंडेड हो, जो एक जैसा सोचते हो, एक जैसे सिनर्जीज हो। उस बारे में सर कुछ बताएं, हाउ जीरो से जो होता है ना फर्स्ट स्टेप, वो क्या है? ओके, मैं एक्चुअली फाउंडर की बात करता हूँ, क्योंकि जो ड्रीम फाउंडर है ना, इसमें को फाउंडर और फाउंडर की बात काफी करी है मैंने, तो मैं राइट थोड़ा राइट यहाँ शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि आपने दो फाउंडर की बात करी। देखो बस पहली बात, जो सिंगल फाउंडर कंपनी होती है ना, एक तो वो रिस्की होती है। मतलब देखो, अगर फाउंडर अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ गया, राइट सर। 6 महीने के लिए आउट ऑफ एक्शन हो गया, या अनफॉर्चुनेटली चल बसा, राइट कंपनी का क्या होगा? ठीक है ना, तो पहली बात रिस्की चीज है, पहली बात। राइट सर। दूसरी बात, एक इंसान सब चीजें नहीं कर सकता है, और ये आई राइट सर। थिंक लोगों को एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो, आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, आपको फाइनेंस भी देखना है, आपको मार्केटिंग देखनी है, आपको ऑपरेशंस देखनी है, आपको प्रोडक्शन देखना है, आपको सेल्स देखना है, लोगों को देखना है, एचआर देखना है। राइट तो सर। एक इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। हम ये सजेस्ट करते हैं, आइडियली 2 या 3 फाउंडर होने चाहिए, 2 या 3 को फाउंडर। तो बट ये जो 2-3 को फाउंडर्स हैं, पहली बात इनमें जो इनकी जो विजन है ना, वो अलाइंड होनी चाहिए। ये नहीं कि फॉर एग्जांपल एक को फाउंडर कहे जी मैंने धड़ाधड़ ग्रो करना है, चाहे लॉस बनते जाए, और राइट सर। दूसरा कहता है जी मैं तो कंजर्वेटिव हूँ, मैं तो सिर्फ प्रॉफिटेबल ग्रोथ करूंगा, और चाहे मेरी ग्रोथ सिर्फ 10% पर ईयर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट सर। ऐसे दो फाउंडर इकट्ठे काम नहीं कर सकते हैं। ठीक राइट है, सर। तो उनकी थिंकिंग, उनकी विजन अलाइंड होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, उनमें ट्रस्ट होना चाहिए। देखो, बहुत बड़ी सिंपल बात है, मैं फाउंडर हूँ, मेरा को फाउंडर है, अगर हर वक्त मेरे दिमाग में ये आ रहा है यार वो बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, पैसे तो नहीं निकाल रहा है जो मुझे पता नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जी, को फाउंडर बनाना ना जल्दबाजी में मत बनाओ। अगर को फाउंडर बनाना है, या तो दोस्त को बनाओ जिसको बहुत सालों से जानते हो, या फिर अगर किसी अननोन आदमी को बनाना हो तो पहले उसको एम्प्लॉई बनाओ। एम्प्लॉई बनाओ, उसको काफ़ी महीनों तक, शायद 1-2 साल तक देखो, वॉच करो। अगर आपको लगे कि उसका विजन, उसकी थिंकिंग तुम्हारे साथ अलाइंड है, और दूसरी बात आप उसको ट्रस्ट करते हो, तब उसको उस स्टेज पे को फाउंडर बनाओ। और उस स्टेज पे भी उसको इक्विटी और दे दो, मतलब जिसको हम ईसॉप बोलते हैं, राइट सर। वो दे दो, ताकि वो शेयर होल्डर भी बन जाए। बट एक दो और बातें हैं इसमें। एक तो जो 2 या 3 को फाउंडर हैं, ये इनके ना जो कैपेबिलिटीज हैं, आइडियली ये अलग अलग फर्क एरियाज में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक अगर मार्केटिंग में बहुत बढ़िया है तो दूसरा टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। राइट सर। ठीक, एक टेक्नोलॉजी में है तो तीसरा ऑपरेशंस में होना चाहिए। तो आइडियली ऐसा होता है जहां 2 या 3 को फाउंडर अलग अलग कैपेबिलिटी लाते हैं, और इकट्ठे जब मिल जाते हैं ना, तो हमारी कहावत है 1 और 1 11, बिल्कुल ये सर। हो जाए तो और स्ट्रेंथ तीन हो हुए तो जाती है। 111 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। लेकिन तो ज्यादा नहीं अगर होनी चाहिए, अगर आप मतलब बोल दो रहे या हैं कि तीन दो, ज्यादा नहीं। दो मैक्सिमम तीन, इससे ज्यादा हाँ, भी नहीं होने दो या चाहिए तीन परफॉर्म। आइडियल है। बस अगर ज्यादा होंगे ना तो 2-3 प्रॉब्लम है। मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कई लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा, तो मैंने सोचा आपका जो शो है इसके थ्रू बता दूं। 2-3 प्रॉब्लम्स होती हैं अगर बहुत ज्यादा को फाउंडर हो। पहली बात, जो फाउंडर है ना वो सैलरी लेता है, ठीक है ना, और ये सैलरी जो है इसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। मतलब है धंधा आए ना आए, सैलरी जाएगी। कस्टमर आए ना आए, सैलरी तो निकल रही है। ठीक है, राइट सर। अगर 2 या 3 को फाउंडर हैं तो सिर्फ 2 या 3 सैलरीज, अगर 5 को फाउंडर हैं तो आपके 5 फिक्स्ड सैलरीज जा रही हैं। और स्टार्टअप में ना फिक्स्ड कॉस्ट मिनिमाइज करना चाहिए, क्योंकि फिक्स कॉस्ट मतलब है ये तो पैसा निकलता ही है, चाहे हमारा धंधा आ रहा चाहे नहीं। तो एक पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जब 5 लोग होते हैं ना, 4 या 5 लोग होते हैं, तब डिसएग्रीमेंट, मेजर डिसएग्रीमेंट का ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा चांस होता है। देखो, और दो ग्रुपिज्म का भी हो जाता है कि तीन लोग एक तरफ हो गए, दो एक तरफ हो गए, ऐसा हाँ, भी होता है। बहुत हो चुका है। मैंने बस जितने भी केसेस देखे हैं ना, और मेरे ख्याल में मैंने
कई केसेस देखे जहां 5 6 तो खैर कभी नहीं देखे, 5 कई बार देखे मैंने। इनवेरिएबली झगड़ा हो जाता है और 2 को फाउंडर उनमें से निकल जाते हैं। अब निकल गए बट शेयर होल्डिंग अब भी है उनके पास, राइट सर। और गड़बड़ हो रही है। तो इसीलिए मैं बड़ी स्ट्रांगली एडवाइस करता हूँ, सिंगल फाउंडर नॉट अ गुड आइडिया, मोर देन 3 नॉट अ गुड आइडिया, 2 या 3 को फाउंडर आइडियल। ग्रेट है सर। और सर बात आती है जैसे बूटस्ट्रैप कंपनी को, जब आप एक पैसा मार्केट से उठाना शुरू करते हैं, बूटस्ट्रैप कंपनी में उन सबको बता देना चाहता हूं जिन्हें नहीं पता कि बूटस्ट्रैप कंपनी आपकी एक वो कंपनी होती है जिसमें आप खुद के पैसे से शुरू करते हैं। आपका पैसा, आप घर से पैसा कुछ उठाते हैं, 2 दोस्तों ने डाला, 5 लाख मैंने डाला, 5 लाख एक मेरे को फाउंडर ने डाला, और 10 लाख से हमने बिजनेस शुरू किया। वो होता है बूटस्ट्रैप। बट एक सेल के ऊपर पहुंचने के बाद फिर बात आती है जो सर की बुक है, फंडिंग योर स्टार्टअप, फंडिंग की, जहां पे आप कहते हो कि अब इस बिजनेस को 5 लाख रुपए महीने से हमें 1 करोड़ पे लेके जाना है। फंडिंग योर स्टार्टअप में ये आपको सीखने को मिलेगा। तो सर जब वो स्टेज एक कैसे पता लगती है कि हाँ यार अब हमें फंड्स की जरूरत है, सेल्स से रिलेटेड है या आपको लगता है कि कैपेसिटी बढ़ानी है, उसके क्या टिप्स हैं सर? वैसे तो मुझे मालूम है कि हम इतने छोटे पॉडकास्ट में सब नहीं बता पाएंगे, बट एक थोड़ा हिंट या कुछ टिप्स। हाँ, मैं थोड़ा आइडिया बताता हूँ। देखो ऐसा है विक्रम, फंडिंग जो है ना, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ लोगों को, आपके जो ऑडियंस है उनको, फंडिंग इज नॉट द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ स्टार्टअप। दैट्स ठीक है, लोग अनफॉर्चुनेटली थोड़े बहक गए हैं। लोग जाके ब्रैग करते हैं, डींग मारते हैं कि देखो जी मैंने मान लो $1 मिलियन पे मैंने इतना रेज किया है, या मैंने 40 करोड़ वैल्यूएशन पे इतना पैसा रेज किया है। तो वैल्यूएशन एंड हाउ मच यू हैव रेज बिकम्स द पर्पस। ये राइट बिल्कुल बिल्कुल गलत है। फाउंडर का फोकस होना चाहिए बिजनेस चलाने में, फंड रेज करने में नहीं। ठीक है, पहली बात। राइट सर। अनफॉर्चुनेटली मीडिया में जो आता है ना, जैसे ये शब्द है यूनिकॉर्न, राइट सर। यूनिकॉर्न इज यूनिकॉर्न व्हाट, वैल्यूएशन ऑफ $1 बिलियन एंड अबव। जी फ्रैंकली दैट इज सर, $1 मीनिंगलेस। बिलियन एक बार आप करोड़ में बताएं हमारे सुनने हाँ, वालों को वन कि बिलियन यूनिकॉर्न डॉलर वर्ड। इज हाँ, $1 बिलियन इज 8,000 करोड़। 8,000 करोड़, तो जो डॉलर है, डॉलर की हाँ, वैल्यू हो गई करीब $1,000। $1,000 हो गया ना सर? और $1,000 1 करोड़, मतलब आप बोल रहे हैं 8,000 करोड़ हो गया, राइट? $1 है कोई 82 रुपए तो 8200, सौ आज की। 100 करोड़ डॉलर। 82, राइट सर। 100 करोड़, 1 बिलियन, एक मिनट, हाँ करेक्ट, सौ राइट करोड़ सर। डॉलर तो करेक्ट सौ करेक्ट करोड़ करेक्ट। डॉलर एक यूनिकॉर्न कंपनी हो गई सर। बिल्कुल ठीक है, $100 करोड़ यूनिकॉर्न कंपनी हो गई। अब अनफॉर्चुनेटली यूनिकॉर्न हम वैल्यूएशन के बेसिस पे लेते हैं, राइट कितना सर। प्रॉफिटेबल है वो नहीं देखते हैं, क्या रेवेन्यू है ये नहीं देखते हैं। मोस्टली आज की डेट में ना इंडिया में मेरे ख्याल में 108 यूनिकॉर्न्स हैं। ठीक है, और लास्ट ईयर बहुत बहुत शोर मचा था, बहुत ढंडोरा पिटा था, देखो जी 100 यूनिकॉर्न हो गए, 100 यूनिकॉर्न, बहुत बढ़िया। राइट लेकिन सर। उन 100 यूनिकॉर्न्स में से शायद 85 ऐसे थे जो लॉस मेकिंग थे। ठीक राइट सर। है, अब आप बोल रहे हो कि जी यूनिकॉर्न बन गई, इतनी बड़ी कंपनी बन गई, लेकिन लॉस बना रही है, ये तो कंपनी नहीं हुई ना। तो मैं ये कहता हूं कि वैल्यूएशन पे मत जाओ, अब धंधे पे जाओ। ठीक है, ये बहुत प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट, धंधा अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी। शुरू में प्रॉफिटेबिलिटी कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है, क्योंकि देखो बस शुरू में ना इन्वेस्टमेंट करनी होती, मार्केटिंग में, प्रोडक्ट में, लोगों में। ओवर टाइम जाके उसके रिटर्न्स आते हैं। तो शुरू में आप प्रॉफिटेबल मोस्ट लाइकली नहीं होगे। कुछ बिजनेसेस हैं जिनमें शुरू में प्रॉफिटेबल होगे, बट मोस्टली नहीं होगे। तो अब ऐसा है, तो पहली बात, शुरू में आपको इन्वेस्टर पैसा देगा ही नहीं। जब आपका आइडिया है, इन्वेस्टर पैसा नहीं देगा। उसका बड़ा आइडिएशन सिंपल स्टेज पे नहीं मिलेगा, जब आप बूटस्ट्रैप नहीं करना पड़ेगा मिलेगा। आपको starting में। उसका बड़ा सिंपल रीजन है बॉस, हमारे मोदी जी क्या कहते हैं, मेरे 140 करोड़ देशवासी। अब जी 140 करोड़ देशवासी में से कम 1 लाख तो होंगे जिनके पास वही आइडिया है जो आपके पास है। राइट बहुत सर। सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, राइट तो सर। इन्वेस्टर कहता है मैं आइडिया में पैसे क्यों डालूं, मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, राइट सर। दूसरी बात, आपने प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, वेबसाइट बना दी या जो भी है, ई कॉमर्स साइट बना दी। आज की डेट में उस स्टेज पे भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि
जो फाउंडर है ना वो हमेशा सोचता है बॉस मैंने तो तोप मार दी, मतलब मेरी जो साइट है ना इसमें धंधा ही धंधा है, कस्टमर भागे भागे आएंगे। इन्वेस्टर कहता है बॉस आप तो डेफिनेटली यही बोलोगे, आप तो फाउंडर हो, राइट? राइट सर। मुझे कस्टमर देखना है, कस्टमर एक्चुअली आता है कि नहीं, पैसा देता है कि नहीं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीट कस्टमर आता है कि नहीं, मतलब एक बार आया वापस गया खुश है आपके प्रोडक्ट से दोबारा आया, मुझे रिपीट कस्टमर चाहिए, ठीक है ना? तो इन्वेस्टर कहता है मुझे कुछ लेवल तक रेवेन्यू दिखाओ, कस्टमर्स दिखाओ, रेवेन्यू दिखाओ और ग्रोथ दिखाओ, उसी स्टेज पे इन्वेस्टर पैसा डालेगा। तो पहली बात तो ये है, मतलब आप अज्यूम कर लो एज अ फाउंडर कि शुरू में जब आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट है उस स्टेज पे इन्वेस्टर नॉर्मली पैसा नहीं डालेगा, वो प्रूफ के बाद ही डालेगा। दूसरी बात, आपकी तरफ से भी ना देखो, आपने इन्वेस्टर का शुरू में ना जो भी आप बिजनेस शुरू करे हो उसमें एक्सपेरिमेंटेशन बहुत होती है, बहुत एक्सपेरिमेंटेशन होती है। आप एक डायरेक्शन में जाओगे, आप रियलाइज करोगे बॉस ये नहीं चल रहा है, वापस आओगे, बैक ट्रैक करोगे, फिर दूसरी डायरेक्शन में जाओगे, फिर बैक ट्रैक करोगे। ये चीजें जो है ना, ये एक्सपेरिमेंटेशन आइडियली अपने पैसों से करनी चाहिए। राइट इन्वेस्टर सर। अगेन देगा भी नहीं और ना उसको देना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटेशन अपने पैसों से करो। मैं जब जब मैं अपने पैसे बोलता हूँ मैं कहता हूँ मतलब बाप दादा चाचा मामा दोस्त वगैरह उनसे पैसे लो, एक्सपेरिमेंटेशन करो। जब एक्सपेरिमेंटेशन हो गई है, मार्केट तैयार है आपके प्रोडक्ट के लिए, मार्केट आ रही है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट फिट, राइट मतलब सर। योर प्रोडक्ट नाउ फिट्स द मार्केट एंड द मार्केट इज विलिंग टू बाय फ्रॉम यू एंड देयर इज प्रूफ दैट दे आर बाइंग फ्रॉम यू। वो स्टेज है जब आप कहते हो ठीक है एक्सपेरिमेंटेशन हो गई, अब मुझे ग्रो करना है, रैपिडली ग्रो करना और है, सेल्स स्केल। सेल्स में जनरेट कर रहा हूँ, सेल्स हाँ, जनरेट कर रहा हूँ बिल्कुल प्रोडक्ट, बिल्कुल। अब मुझे प्रोडक्ट या ग्रो, सर्विसेज जो भी है। बिल्कुल अब ग्रोथ के लिए मुझे एक्सटर्नल फंडिंग चाहिए। उस स्टेज पे आप इन्वेस्टर के पास जाओगे और नॉर्मली आप एंजल इन्वेस्टर के पास जाओगे उस स्टेज पे। सर एंजल इन्वेस्टर, जैसे आप ऑलरेडी एंजल इन्वेस्टर भी हैं और वीसी एज ए वीसी भी है, तो वीसी और एंजल इन्वेस्टर में फर्क बताइए हमारे सुनने अरे वालों को, उन्हें पता लगे बॉस, कि एंजल इन्वेस्टर ये और। बहुत बहुत ही मेजर क्वेश्चन पूछा है और इसका जवाब मोस्टली लोगों को नहीं होता है। मैं यस समझाता हूँ। सर। यस सर। मैं आपको एक पैरेलल देता हूँ पहले। देखिए, आप अगर स्टॉक मार्केट देखो, शेयर मार्केट, ठीक है, राइट सर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आपको अगर स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि आप डिसाइड कर लो जी रिलायंस जो है बढ़िया कंपनी है, मैंने स्टडी करी है, मुकेश अंबानी हैज़ अ ग्रेट विजन, राइट सर। उसके बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं, इसीलिए मैं रिलायंस में पैसे डालूंगा। तो अपने ब्रोकर के थ्रू आपने रिलायंस के 10 15 100 150 जितने भी हैं शेयर खरीद लिए। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है लेकिन आपको नॉलेज नहीं है, जी ना सर। आपके पास टाइम है। आप क्या करोगे, आप म्यूचुअल फंड के पास जाओगे और जो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है उसको बोलोगे बॉस ये मेरा आप 50,000 रुपया रखो, ठीक है? और वो डालेगा। आप डिसाइड करो कहाँ डालना है, पैसे मेरे हैं बट आप डिसाइड करो कहाँ डालना है, ठीक है? उसको नॉलेज है, उसके पास टाइम है और मेरी अप्रिसिएशन हो रही है। तो ये फर्क है इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन शेयर्स वर्सेस इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड। राइट सर। अब आप एंजल इन्वेस्टर वीसी के पास आ जाओ। एंजल इन्वेस्टर इज लाइक इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन द स्टॉक मार्केट, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया जी बाइजूस है बहुत बढ़िया कंपनी, मैं उसके शेयर खरीदूंगा, ठीक है? राइट सर। वैसे स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं है, ये प्राइवेट ट्रांजैक्शन होती है, बट जी। मैंने खरीद लिया। दूसरा है जो कहता बॉस मेरे को ना स्टार्टअप जो जो स्टार्टअप का जो धमाका है, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, मुझे भी पैसा बनाना है, ठीक है, और बहुत जल्दी बनाना है। तो वो, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है ना नॉलेज है, तो वो म्यूचुअल फंड को देगा, मतलब यहाँ म्यूचुअल फंड हो गया वीसी, वीसी, वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर ठीक है? कैपिटलिस्ट, राइट सर। हाँ, तो उसने वेंचर कैपिटलिस्ट को पैसा दे दिया और जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो इस पैसे को डिसाइड करेगा भी मैंने बाइजूस में डालना है या फ्लिपकार्ट में डालना है या नौकरी में डालना है या कहीं भी डालना है, ठीक है? तो वीसी इज लाइक अ म्यूचुअल फंड, मतलब
जो वीसी फंड का मैनेजर हो गया बेसिकली आपका, वीसी जो फंड है मैनेजर, आपका। तो वीसी जो है वो अपना पैसा नहीं डालता, वेयर इज एंजल इन्वेस्टर अपना पैसा डालता है। ठीक है, अब राइट इससे सर। फर्क क्या पड़ रहा है, ये आप देख लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फर्क क्या पड़ रहा है, जो एंजल है वो अपना पैसा डाल रहा है तो वो कोई भी रिस्क ले सकता है। मुझे बाइजू रविंद्रन की शक्ल अच्छी लगी बाइजूस में, या मुझे बिजनेस मॉडल अच्छा लगा, ठीक है, मैंने 5 लाख डाल दिया, डूब गया तो डूब गया, ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है, राइट मेरा सर। अपना राइट। पैसा है। राइट सर। लेकिन जो फंड मैनेजर है वीसी का, जो वीसी मैनेजर है, वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि उसने बिजनेस चलाना है, क्योंकि कल को वो नया फंड रेज करेगा, और अगर उसने ऐसे रिस्क लिए, उसका फंड जो है रिटर्न नहीं दे पाएगा, और आगे से इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं डालेगा, ठीक है, उसका बिजनेस ठप हो गया। तो राइट सर। वीसी जो है वो एंजल के हिसाब से कम रिस्क ले सकता है, क्योंकि वो दूसरे का पैसा मैनेज कर रहा है। ठीक है, अब देखो, जो स्टार्टअप है शुरू में बहुत रिस्की होता है, बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, डूब जाएगा, मर जाएगा, कुछ भी राइट हो सर। सकता है। ठीक है राइट ना, सर। बट धीरे 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 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद वो थोड़ा स्टेबलाइज होता है, रिस्क कम हो जाता है। राइट सर। इसीलिए जो वीसी है वो बाद में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उस स्टेज पर थोड़ा स्टेबल हो गया है और रिस्क कम हो गया। एंजल जल्दी इन्वेस्ट करता है, तो एंजल इन्वेस्टर खुद इन्वेस्ट करता है अर्ली स्टेज में, वीसी बाद में इन्वेस्ट करता है लेटर स्टेज में, व्हेन द रिस्क इज लोअर। उस स्टेज पे वैल्यूएशन बढ़ गई है, लेकिन अमाउंट भी ज्यादा डालता है वो। ठीक सर है, तो तो स्टार्टअप के लिए अगर मैं देखूं तो एंजल एक इन्वेस्टर, सॉरी या हाँ, सो जो 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 अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स है ना, जो पहला इन्वेस्टर है वो आपके लिए एंजल इन्वेस्टर है, वीसी राइट। नहीं है। राइट। वीसी के पास मत जाओ, आप सिर्फ टाइम वेस्ट करोगे। वो कहेगा हाँ जी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बट अभी मैं पैसा नहीं डाल सकता हूँ। क्यों टाइम वेस्ट करे हो, एंजल के राइट। पास जाओ। सर एंजल इन्वेस्टर तो आप बोल रहे, वही मैं बोलना चाह रहा था, तो एंजल इन्वेस्टर कहीं ना कहीं ऑब्वियसली रिस्क बड़ा लेता है, तो इक्विटी भी ज्यादा लेता होगा। अगर आज आप करेक्ट, किसी बिजनेस में 50 लाख रुपए डाल रहे हैं तो आप बोलेंगे कि भाई मेरे को तो इसमें 20% शेयर चाहिए, बिल्कुल, या मुझे पच्चीस मतलब परसेंट वो, चाहिए, क्योंकि आपको हाँ, आइडिया समझ आ रहा है। बिल्कुल वो कम वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करता है। राइट सर। तो अगर हम बात करें, आजकल बड़ा चर्चित सीरियल चल रहा है जो शार्क टैंक, ये जो शार्क हाँ टैंक में जो लोग बैठे हैं, इन्हें आप वीसी बोलेंगे या एंजल इन्वेस्टर्स बोलेंगे सर? यार, ये दोनों हो सकते हैं, दोनों कैटेगरीज में हो सकते हैं, क्योंकि अगर तो वो देखो, जो इंडिविजुअल है, जो इंडिविजुअल इन्वेस्ट कर रहा है, जैसे मेरे ख्याल में अब वो है पीयूष अनुपम बंसल, मित्तल है, या हाँ पीयूष पीयूष बंसल है। बंसल है, नमिता थापड़ है, ये जो है गुड ग्लैम ग्रुप की फाउंडर, जो है, नाम भूल रहा हूँ मैं, नाम भूल गुड गया मैं, अर्थ, जो गजल, गुड गजल अलग है। गुड ग्लैम ग्रुप की ओके सर। फाउंडर है। तो ये लोग जो है अगर अपना पैसा डाल रहे हैं तो एंजल है, राइट सर। ठीक है, बट अगर वो किसी फंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वीसी है। तो मैं कहूंगा शार्क टैंक में प्रिडोमिनेटली एंजल्स ही होंगे, एंजल इन्वेस्टिंग है, एंजल एंजल इन्वेस्टिंग। एंजल ही होंगे। सर मान लीजिए कि किसी ने एक बिजनेस एक खड़ा कर लिया, और वो एक दिल्ली में या गुड़गांव में नहीं बैठा हुआ है बच्चा, या जो भी कर रहे हैं, कोई लेडी है, कोई हाउसवाइफ है, और उन्होंने एक अमाउंट 10 लाख रुपए महीने की सेल शुरू कर दी। अब उनको एंजल इन्वेस्टर्स से मिलना है, ठीक है, तो दो ही ऑप्शन होती है, या तो वो इंटरनेट पे देखेंगे एंजल इन्वेस्टर्स इन दिल्ली, तो क्या ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो एंजल इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट कराती हैं? जैसे एंटरप्रेन्योर्स मीडिया है, जिनके जिनके स्टार्टअप फंक्शन में मैं आपको मिला था, तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो ऑलरेडी बीच में एज ए ब्रिज काम कर रहे हैं नए फाउंडर्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मैं जरा एक एंजल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। राइट। देखिए, एंजल इन्वेस्टर की प्रॉब्लम, ये आप छोटे टाउन की बात करो, छोटा टाउन छोड़िए, दिल्ली की बात करो, बंबई की राइट सर। बात करो, मैं फाउंडर हूँ, मुझे क्या पता कौन एंजल इन्वेस्टर है, मुझे क्या पता, शायद राइट मेरा नेबर है, मुझे पता ही नहीं। जी। ठीक है ना, तो एंजल इन्वेस्टर को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इसीलिए एंजल नेटवर्क्स बने हैं। एंजल नेटवर्क क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो क्लब होता है ना, जैसे दिल्ली जिमखाना क्लब है, बॉम्बे राइट सर। जिमखाना क्लब है, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है। एंजल नेटवर्क जो है वो एक क्लब होता है, और उस क्लब में जो मेंबर्स हैं ना वो सारे के सारे एंजल इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, राइट सर। जैसे मैं जो हूँ ना, आई एम अ पार्ट ऑफ लीड एंजल्स, LEAD, लीड ओके। एंजल्स नेटवर्क। ठीक है, ओके ये सर। एक नेटवर्क है, ये क्लब है, और इसमें कोई 300-350 मेंबर्स हैं हमारे। ठीक है, राइट और सर। हर मेंबर एंजल इन्वेस्टर है।
और ऐसे जैसे लीड एंजल मैंने आपको बताया, इस टाइप के इंडिया में आज की डेट में शायद 10 या 12 बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं। जैसे इंडियन एंजल नेटवर्क है, लीड एंजल्स है, चेन्नई एंजल नेटवर्क है, हैदराबाद एंजल, मुंबई एंजल, इस टाइप के बड़े बड़े कोई 10-12 हैं। छोटे तो बहुत हैं, मतलब टोटल आप मान लो कोई 50-60 तो हो जाएंगे। तो आप जो फाउंडर है, पहली बात इंटरनेट पे जाए, सर्च करे एंजल नेटवर्क्स इन इंडिया, उसको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। और जिस चीज की वेबसाइट पे जाएगा वहां पे एक ईमेल आईडी होगा, उस ईमेल आईडी पे आप अपना पिच डेक, अपना पीपीटी डाल दो। ठीक है, पहली बात तो ये है। तो आपको एंजल इन्वेस्टर से नहीं मिलना है, आपको एंजल नेटवर्क से मिलना है। अगर एंजल नेटवर्क आपको आपका जो बिजनेस है वो पसंद आया, कॉन्सेप्ट पसंद आया, तो ये अपने मेंबर्स को आपको पिच करने को बोलेगा। ठीक है, जैसे लीड एंजल्स के पास आए, लीड एंजल्स ने इवैल्यूएट किया, बढ़िया स्टार्टअप है, ठीक है जी, नेक्स्ट सेशन में आप हमारे 300 मेंबर को पिच करो। तो ऐसे आप एंजल इन्वेस्टर को पकड़ते हो, डायरेक्टली नहीं, एंजल नेटवर्क के थ्रू। अब एक और बात, जो आपने छोटे टाउन की बात करी, आज की डेट में ना जो बड़े शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, कुछ हद तक यहाँ पे बिजनेस का सैचुरेशन हो गया है, कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन छोटे टाउन्स में और गांव में अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि जो आज के इन्वेस्टर्स हैं, ये धीरे धीरे इंडिया से भारत की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। भारत मतलब छोटा टाउन या गांव। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक कहानी सुना दूं यहाँ? हाँ प्लीज। छोटी कहानी, ठीक है। तो ऐसा है, आपने अर्बन कंपनी का नाम सुना होगा आप सबने। यस सर। अर्बन कंपनी क्या करता है? मेरे घर में दिल्ली में प्लम्बिंग की प्रॉब्लम है, मैंने उनको बुलाया, प्लम्बर भेज दिया। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिशियन भेज दिया, ब्यूटिशियन भेज दिया। ये सर्विसेज अर्बन कंपनी शहरों में ऑफर करती है। राइट सर। गांव में किसान है, ठीक है, किसान को प्लम्बिंग शायद नहीं चाहिए, पानी तो कुएं से आता है, ठीक है ना। बिजली भी 3-4 बल्ब हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन की जरूरत तो होगी नहीं। तो और ब्यूटिशियन तो एनीवे नहीं आएगा कोई वहां पे। तो गांव में जो रिक्वायरमेंट है वो इन चीजों की नहीं है। वो किस चीज की है? खेत में हल जोतना है, ठीक है, उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए, हल नहीं ट्रैक्टर, ठीक है। राइट सर। पेस्टिसाइड स्प्रे करने हैं, फर्टिलाइजर स्प्रे करना है, हार्वेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, इनमें जो छोटे छोटे किसान है ना, अनफॉर्चुनेटली उनके पास पैसा नहीं है कि वो लोग ट्रैक्टर खरीदें या हार्वेस्टिंग मशीन खरीदें या थ्रेशिंग मशीन खरीदें। पैसा ही नहीं उनके पास, छोटे किसान है, लघु किसान जिनको हम बोलते हैं। जी जी। तो इन्होंने क्या किया है, ये कहते हैं ठीक है बॉस, मैं ना एक 15-16 गांव का एक क्लस्टर बनाता हूं, और ये कंपनी है एग्रिक्स, इनका नाम है एग्रिक्स। राइट सर। मैंने इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, एग्रिक्स इसका नाम। तो बिहार में ये लोग ऑपरेट करते हैं, वेस्टर्न बिहार, ईस्टर्न यूपी। तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है, मैं 15-16 गांव एग्रीगेट करता हूँ, उसका एक क्लस्टर, उस क्लस्टर में मैं 5-6 ट्रैक्टर रखूंगा, हार्वेस्टिंग मशीन रखूंगा, थ्रेशिंग मशीन रखूंगा, पेस्टिसाइड के लिए पंप रखूंगा। तो जो किसान, छोटा किसान ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता है, वो मुझे इंटरनेट पे बोल दे, या व्हाट्स या ऐप है, ऐप पे बता दे, या फोन कर दे, और मैं अपना ट्रैक्टर या हार्वेस्टिंग मशीन या जो भी है आदमी के साथ भेजूंगा उसको। मैं आई विल प्रोवाइड हिम अ सर्विस लाइक अर्बन कंपनी। राइट सर। ठीक है, 2 घंटे 3 घंटे, आप सिर्फ ये 2-3 घंटे के पैसे दो, आपका काम हो गया, आपको ट्रैक्टर खरीदने की जरूरत नहीं है, खरीदना नहीं पड़ा, लोन लेना ही नहीं पड़ा उसे। अब ये चीज देखो कितनी फर्राटे से फैल रही है। बेसिक सी चीज है, बहुत ही बेसिक सी चीज है। देखिए, और ये मेरे ख्याल में 1 साल में ही हैज ग्रोन अबाउट 6 टाइम्स। तो व्हाट विल बी द टर्नओवर सर? सिर्फ बिहार की बात करें तो आइडिया एवरेज टर्नओवर कितनी कर रहे होंगे अभी ये लोग? अभी मुझे एक्चुअली टर्नओवर का आइडिया नहीं, बट करोड़ों में पहुंच गया, डेफिनेटली करोड़ों में पहुंच गया। वेरी नाइस। ठीक है, और बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। तो छोटे टाउन्स में, गांव में अपॉर्चुनिटी इतनी है कि जो इन्वेस्टर भी है ना, वो कहता बॉस मुझे अब इन चीजों में इंटरेस्ट है। तो हम लोग जो है ना, एज इन्वेस्टर्स, वी आर एक्टिवली लुकिंग फॉर पीपल इन स्मॉल टाउन एंड विलेजेस, कि भाई वहां असली अपॉर्चुनिटी है।
और जो तो असली वहां अपॉर्चुनिटी का भारत में आपके हिसाब से भारत में, ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, मैंने बल्कि इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल लिखा था, स्टार्टअप इंडिया हैज कंपटीशन, स्टार्टअप भारत। क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी वहां है, और शायद मेरी नेक्स्ट किताब उस पे होगी, स्टार्टअप भारत पे। दैट्स ग्रेट सर। आप जैसे बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि स्टार्टअप भारत के लिए ही हमारा ये शो जो है, नो डाउट हम मेन सारे टाउन्स को भी केटर कर रहे हैं, बट जो यूथ हमारा वहां बैठा है, जहां पे वो यूट्यूब के थ्रू हमसे जुड़ रहा है, जो शार्क टैंक के अंदर एक फंडिंग देखता होती हुई, पर उसे ये नहीं पता फंडिंग करनी कैसे है। ठीक है, इंटरनेट पे जाके ढूंढता है, कुछ उसे यूएस के मिलते हैं, कुछ इंडिया के मिलते हैं, इकोनॉमिक टाइम सीएनबीसी बोलता है, बट जैसे कहते हैं कि एक देसी भाषा में समझाना, और वो भी coming from someone like you who has invested himself, you are an investor, you are an author, और आपने ये भी बताया है जिस तरह से कि कैसे वो सब करना है स्टेप बाय स्टेप, वो एक एबीसी। और जैसे कहते हैं ना, सिचुएशन अवेयरनेस हमारे लिए बहुत जरूरी होती है कि आसपास चल क्या रहा है। अगर वो हमें पता हो तो शायद वो जो डिग्रीज हैं, जिसके पास डिग्री नहीं भी है, वो भी लाइफ में अच्छा कर पाता है। सर, बिल्कुल इसमें मैं बिल्कुल। एक और चीज पूछना चाहूंगा आपसे। आई नो वी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, और जो आपको तो हमारे इसके ऊपर शो पे शायद 3-4 बार आना पड़ेगा, जरूर, और अरे जरूर आपको आऊंगा। टिप्स और देनी पड़ेंगी देखो जैसे जैसे देखो ऐसा हुआ, क्वेश्चंस आएंगे। देखो यार विक्रम, मैं अब 20 साल नौकरी करी और 19 साल प्रोफेसर था, अब मैं रिटायर्ड हूँ। अब मेरा जिंदगी का एक ही मकसद है, बच्चों को हेल्प करना, और जितना मैं हेल्प कर सकूं, आपके आपके शो के थ्रू, That's किताबों के that's थ्रू, that's वेबिनार्स के great थ्रू, मोर great देन of you sir, that's great of you, a great thought process। और मैं उम्मीद करता हूं अगर ऐसे ही आपके जैसे और भी इंटेलेक्चुअल लोग जुड़े, तो एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं कि स्टार्टअप भारत जो है, ये स्टार्टअप इंडिया को पक्का कंपटीशन दे देगा। सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक और चीज है, जैसे आपने बताया फंडिंग का एक लेवल होता है, राउंड 1 राउंड 2। मैं तो इनिशियली बात कर रहा हूं, तो बूटस्ट्रैप से फंडिंग पे आते हैं। बाकी के लिए तो ऑब्वियसली हम आपकी किताब के अंदर जाके डीप स्टडी करेंगे और आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे बहुत सारे। सर, इसमें एक बात बताइए कि काफी गवर्नमेंट काफी स्कीम्स जो शुरू कर रही है स्टार्टअप के लिए, उसके बारे में कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे, जिस बारे में थोड़ा आप बता सकें, जो हमारे श्रोताओं को या देखने वालों को ना पता हो शायद चीजें, हाँ फंड्स। देखो ऐसा है, कई चीजें हैं। जो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है ना, मोदी गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, सॉरी एनडीए गवर्नमेंट, ये इन्होंने रियलाइज एक चीज करी है कि हमारी कंट्री में ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एम्प्लॉयमेंट की है। ठीक है, और अगर स्टार्टअप्स को एनकरेज किया जाए तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है, क्योंकि आप नौकरी नहीं ढूंढोगे, आप बिजनेस शुरू करोगे, और जब आपने बिजनेस शुरू किया तो उसमें 4 या 5 या 6 या 10 लोगों को नौकरी एनीवे मिल जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। मैं बताता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ क्या कर रही है। जी। पहली बात, कुछ एक तो हम ओके, मैं जरा डिफाइन करता हूँ इनक्यूबेटर को। इनक्यूबेटर क्या होता है? राइट सर। इनक्यूबेटर होता है एक ऐसी जगह, कॉलेजेस में होता है जनरली, एक ऐसी जगह जहाँ पे स्टार्टअप्स को जगह मिलती है, काम करने के लिए जगह मिलती है, वर्क स्टेशन मिलता है, इंटरनेट एक्सेस मिलता है, एक एयर कंडीशनिंग वगैरह वगैरह वगैरह, जैसे ये कोवर्किंग स्पेसेस होते हैं ना, वैसा राइट सर। इनक्यूबेटर। प्लस वहाँ पे लोग आके उनको मेंटर करते हैं। और गवर्नमेंट ने ना एक स्कीम शुरू करी है, इट इज कॉल्ड अटल इंक्यूबेशन सेंटर, AIC। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पे नेम्ड है, अटल इंक्यूबेशन सेंटर। मुझे जहां तक पता है, आज इंडिया में शायद 60 या 70 अटल इंक्यूबेशन सेंटर शुरू हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, पहली बात। राइट सर। दूसरी बात, अटल इंक्यूबेशन सेंटर को गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिलते हैं। ठीक है, कि भाई ये ग्रांट जो है, आप जो स्टार्टअप आपके पास है उनको इवेल्युएट करो और उनको ऑन अ सिलेक्टिव बेसिस पैसे दे दो, 2 लाख 5 लाख 10 लाख जितना भी है, लोन भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बहुत स्टार्टअप्स को अटल इंक्यूबेशन सेंटर में और बाकी इंक्यूबेशन सेंटर में भी लोन मिल चुके हैं। तो राइट सर। पहली बात ये है। तीसरी बात, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो एनीवे बड़े बड़े ग्रांट्स दे रहे हैं फॉर एरियाज दैट आर ऑफ इंटरेस्ट टू देम। और मैं 2 डिपार्टमेंट्स के एग्जांपल लेता हूँ। एक एग्जांपल है, मुझे फुल फॉर्म नहीं पता, बट इट इज कॉल्ड बायरैक, BIRAC।
ओके सर। बायोटेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, इनमें जो कुछ काम कर रहे हैं ना, अगर आपको अप्रूवल मिल जाए गवर्नमेंट से तो आपको 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक का ग्रांट मिल सकता है। और ग्रांट का एडवांटेज क्या है? आपको पैसे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट ने कोई शेयर नहीं लिया आपसे, सिर्फ राइट सर। पैसे दिए, आपको पैसे रिटर्न भी नहीं करने, ये ग्रांट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये इस चीज में पैसे दे रही है। दूसरा एरिया है जो किसी रूरल एरिया में काम करे, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट अगेन गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट। तो रूरल अगर काम कर रहे हो तो ये जो है ना आपका खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, राइट सर। KVIC, राइट सर। ये लोग लोन्स अरेंज कराते हैं, सॉफ्ट लोन्स, लो इंटरेस्ट लोन्स, जिससे आपको बेनिफिट मिले। तो ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स भी सेपरेटली हेल्प कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता, मैं एक्चुअली जब मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हुई थी ना, तो आई वॉज अ स्पीकर ओवर देयर इंदौर में। तो ओके सर। वहाँ जो उनके चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने कहा कि भाई जो जिसको एक्सटर्नल फंडिंग मिल रही है किसी भी एंजल नेटवर्क या VC से, हम उसको मैच करेंगे अप टू 15 lakhs। राइट सर। मतलब गवर्नमेंट भी 15 लाख देने को तैयार है टू सपोर्ट द स्टार्टअप। एंड राइट सर। सिमिलर थिंग्स आर बीइंग वर्कड आउट इन एवरी स्टेट। मेरे ख्याल में असम में भी सिमिलर है, उड़ीसा में सिमिलर है। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सी चीजें कर रही हैं। एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही सजेशन है सबको। हमारा गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है DPIIT, ओके सर। विच इज पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। राइट सर। उसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनल और इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आई थिंक ऐसा कुछ है, राइट सर। राइट। DPIIT। ओके सर। ओके सर। इसमें आपको रजिस्टर करना है। ओके रजिस्टर सर। करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो मीट करने में प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप रजिस्टर हो जाओ, तब आपको ये सारी स्कीम्स एप्लीकेबल होती हैं। उससे पहले अनरजिस्टर्ड स्टार्टअप के लिए मुश्किल होता है। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आपने स्टार्टअप शुरू किया है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी, रजिस्टर करो आप राइट सर। DPIIT के साथ। 80,000 के करीब कंपनीज रजिस्टर हो चुकी हैं, स्टार्टअप्स, और रजिस्टर होने में प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आप रजिस्टर हो जाओ तो सारी की सारी स्कीम्स आपको पोटेंशियली एप्लीकेबल है। राइट सर। इट्स अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन सर। ये तो हमारे लिए भी आई ओपनर है। मैं काफी हाँ, स्टार्टअप वर्ल्ड में, इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में काफी लोगों से बात करता रहता हूँ, बट DPIIT इज एन आई हाँ, ओपनर। आई बिलीव जो लोग हमें लिंक्डइन पे देख रहे होंगे, जो हमें यूट्यूब पे देख रहे होंगे, फेसबुक पे देख रहे होंगे, उन सब अरे के लिए ये बहुत एक और चीज, बहुत एक जी। एक और चीज, स्टार्टअप इंडिया है, ये भी राइट सर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंक्लूडेड है। ये लोग भी फंडिंग देते हैं, इनके भी अप्लाई करो, इनकी वेबसाइट पे जाओ, स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया पे। गवर्नमेंट राइट। बहुत सपोर्ट कर रही है आज की डेट में, बहुत सपोर्ट कर रही है। सो गवर्नमेंट ऐसे ही सपोर्ट करती रहे ये स्टार्टअप के वर्ड को, और आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स अपनी नॉलेज और जो आपने मैं तो अपने सुनने वालों को ये कहना चाहूंगा कि अगर पिछले 40-45 मिनट के डिस्कशन में हमें ये नहीं पता लगा, और मतलब दिस कैन गो फॉर ऑन एंड ऑन, मैं तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज गो बाय दिस बुक एंड कॉन्टैक्ट प्रोफेसर साहब। ही इज अ वेरी जेंटल एंड अ जनरस पर्सन। थैंक यू सर फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। अगर आपसे सर वेलकम। कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आपको लिंक्डइन पे डायरेक्ट भी कॉल कर सकता बेस्ट है सर? ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन लिंक्डइन। इन एनी केस लिंक्डइन पे भी मैं बहुत पोस्ट करता रहता हूँ, तो राइट सर। काफी सारा मसाला आपको वहां भी मिल जाएगा। कई तो चीजें जो काफी मैंने सारी आज चीजों को बताई वो लिंक्डइन पे। आप काफी सारी चीजें जो है प्रोफेसर साहब की वहां पे जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं। मैंने भी सर से डीएम करके ही डायरेक्ट कांटेक्ट किया था और रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें टाइम दें कि यूथ के साथ हम जुड़े। और उससे बड़ी बात, सर की बुक जो है ऑलरेडी अवेलेबल है, अमेजोन पे जाइए, आज ही ये बुक खरीदिए, क्योंकि बोलते हैं जो मैं एक, दिखा दो फिर से, ये दो हाँ, है, द फाइंडिंग योर स्टार्टअप एंड द ड्रीम फाउंडर। फंडिंग योर स्टार्टअप एंड द ड्रीम फंडिंग योर फाउंडर। स्टार्टअप एंड द ड्रीम फाउंडर। तो अगर आप भी एक ड्रीम फाउंडर बनना चाहते हैं और इतनी सारी नॉलेज अगर आपको ये 40 मिनट में मिली है, तो कहते हैं ना कि एक बड़े आदमी से अगर हम मिल नहीं सकते तो उसकी बुक पढ़ लेने से उसके दिमाग में जो भी चल रहा है और जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर हो जाते हैं। आप पढ़िए, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर ज्यादा नहीं 50 लोगों ने भी एक स्टार्टअप शुरू किया तो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा होगा। और सर ने जैसे बोला कि स्टार्टअप को इसलिए सरकार पुश भी कर रही है क्योंकि 50 लोग अगर बिजनेस शुरू करते हैं और 10 की एवरेज से
वो 500 लोगों को काम देंगे। इकोनॉमी भारत की बढ़ रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप भारत के साथ कंपीट कर रहा है, आप भी इसके पार्ट बनिए। जैसे प्रोफेसर साहब ने हमें कहा है, इनकी बुक पढ़िए, नॉलेज लीजिए, और जो समझ नहीं आता लिंक्डइन पे जाके सर को हम क्वेश्चन करते रहेंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। आई बिलीव हमारा शो जो बात करता है, हम बोलते हैं लाइफ, रिलेशनशिप और करियर पे, तो करियर सेगमेंट का अभी तक का शायद सबसे अच्छा मेरा पॉडकास्ट होगा, क्योंकि हमने पहले स्टार्टअप की एबीसी किया जिसमें बताया था कि स्टार्टअप में बूटस्ट्रैप क्या होता है, और ये अभी फंडिंग लेवल पे आ गया है। सो थैंक यू वेरी मच सर, हम आपको दोबारा इनवाइट करते रहेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन आवर शो। और इसके साथ ही मैं आज के लिए आपसे इजाजत लेना चाहूंगा, और अभी सब सुनने वालों को एक बार बोलना चाहूंगा कि स्टार्टअप जो है, आप अगर कोई सपना लेके जी रहे हैं तो सपने को अपने कागज पे उतारिए, उस कागज से उसको एक किताब में लेके जाइए, और ड्रीम फाउंडर बनना है तो आपको द ड्रीम फाउंडर बुक बाय प्रोफेसर ध्रुव नाथ आज ही खरीद के पढ़नी है। वो किताब पढ़िए और अपनी जर्नी शुरू कीजिए। 2023 का पहला महीना चल रहा है, हर दिन एक कीमती दिन होता है, एक भी दिन वेस्ट मत कीजिए, सीखिए। और बहुत कम होता है कि आप जिसकी बुक पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स और हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोफेसर साहब को कनेक्ट कीजिए, मिलते रहिए। मीनवाइल आपका दोस्त विक्रम विजय चंदन फ्रॉम द वीवीसी शो साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच सर, बाय फॉर नाउ। थैंक यू सर।